क्या कोविड या कोविड वैक्सीन उसका कुछ हाथ है ब्लॉकेजेस के केसेस बढ़ने में? बिकॉज ऑफ आइदर कोविड और कोविड वैक्सीन ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी वाज नोटेड टू बी वेरी हाई. That AI and advanced technologies are being used in such intricate surgeries. एआई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर असिस्टेड सक्शन होता है. सो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स निकाले जा सकते हैं विदाउट रिमूविंग ब्लड फ्रॉम दैट वेसल्स. क्लॉट्स और ब्लॉकेजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आर्टरी में ब्लॉकेजेस यूजुअली येलो और वाइट, बट वेन का ब्लॉकेज है दैट इज यूजुअली रेड इन कलर. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 to 3% रिस्क कि उनको ब्लड क्लॉट डेवलप हो सकते हैं. तो अब क्या ये डिवाइसेस के बाद एंजियोप्लास्टी और स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? डॉक्टर सुमित, आजकल हम ये बहुत सुन रहे हैं कि किसी को आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया या ब्लड क्लॉट्स हो रहा है, वो भी बहुत यंग एज में। तो आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या है और हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। थैंक यू राजवी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है एंड आई एम श्योर जिसको हेल्दी रहना है फॉर देम दिस होल पॉडकास्ट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. यस, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आर्टरी में ब्लॉकेजेस या फिर वेन में ब्लॉकेजेस और ब्लड क्लॉट्स, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँगा. हम्म। ब्लॉकेज का मतलब है कि वो आर्टरी या वेन बंद हो गई, ब्लॉक हो गई. नाउ ब्लॉकेज कैन बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस एंड ब्लड क्लॉट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है. आर्टरीज में जो हमारा प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ले जाती है, इवन हार्ट की आर्टरीज जो है विच आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज, सो उनके अंदर जब प्लाक डिपोजिशन होता है या अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, विच इज मेनली अ मिक्स ऑफ फैट सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब चीज़ें मिक्स होके कोई भी आर्टरी नैरो हो जाती. एंड देन वहाँ पर अचानक से जब ब्लड वहाँ जम जाता है, देन इट गिव्स राइज टू अ टोटल ब्लॉकेज. पहले वो आर्टरी नैरो थी एंड अब जाके वहाँ ब्लड जम गया है, देन इट बिकम्स टोटली क्लॉटेड. और तब वो कहलाता है कि वो सडन या अक्यूट ब्लॉकेज हो गया, सडन ब्लॉकेज हो गया. वो सडन के पीछे भी देयर इज यूजुअली सम अंडरलाइंग रीजन और नैरोइंग. ये आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके अंदर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक एंड जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें मेनली ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनसे वो क्लॉट डेवलप होता है. सो वो ब्लॉकेज टिपिकली थोड़ा वाइट कलर का होता है. बट वेन्स की बात करें तो वेन में ऑलरेडी सर्कुलेशन स्लो है और वेन के अंदर ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ब्लड थिक है, प्रेशर आ गया या वेन दब गई या डिहाइड्रेशन है या उनको ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी है या कोई इंजरी है, फ्रैक्चर हुआ, कोई चोट लगी, तो अलग अलग रीजन से वहाँ ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है एंड देन सडनली वहाँ पर जम जाता है. सो दिस क्लॉट और ब्लॉकेज इन वेन दैट इज यूजुअली अ डार्क रेड कलर, क्योंकि वहाँ पर मेनली फाइब्रिन करके वो प्रोडक्ट होता है जो क्लॉट फॉर्म करता है और उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं. सो वेन का जो ब्लॉकेज होता है दैट इज यूजुअली अ क्लॉट एंड वो रेड कलर का होता है. सो आर्टरी में ब्लॉकेज इज यूजुअली येलो और वाइट, बट वेन का ब्लॉकेज है दैट इज यूजुअली रेड इन कलर. इसका मतलब है कि क्लॉट्स और ब्लॉकेजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यस, ब्लॉकेजेस कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन, अलग अलग कारण से हो सकता है एंड अ क्लॉट और थ्रोम्बस इज वन ऑफ देम. ओके। और डिटेल में बताऊँ तो इट क्लॉट कैन बी आइदर थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म. तो ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म क्या है? थ्रोम्बोसिस का मतलब है जहां पर आर्टरी या वेन नैरो हो गई और वो क्लॉट उस जगह पर डेवलप हुआ, वहीं शुरू हुआ और फिर एक्सटेंड हुआ, देन दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोस. ओके। बट अगर वो क्लॉट वहां से टूट के डिसलॉज होके कहीं और बॉडी में चला गया, देन दैट इज कॉल्ड एज एन एम्बोलिज्म. टिपिकल एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कुछ लोगों को पैर में डीवीटी होता है. यू वुड हैव हर्ड ऑफ डीवीटी विच इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो पैर की वेन्स में क्लॉटिंग या थ्रोम्बस होता है हम्म। और वहां से
पैर से क्लॉट निकल के सीधा लंग्स तक जाता है एंड इट गिव्स राइज टू अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं. सो थ्रोम्बस लेग में है, वहां से टूट के लंग्स में गया और वहां उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं. सो थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म आर टू वेज इन विच क्लॉट कैन ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, तो किन लोगों में ब्लड क्लॉट्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? और क्या कोविड या कोविड वैक्सीन उसका कुछ हाथ है ब्लॉकेजेस के केसेस बढ़ने में? कोविड के बाद डेफिनेटली ये ब्लड क्लॉट वर्ड बहुत फेमस हो गया है, बट क्लॉट्स और थ्रोम्बोसिस वाज डिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट 200 years ago. सो मेडिकल लिटरेचर में बहुत टाइम से मालूम है कि थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. एंड यहाँ तक कि इवन बिफोर कोविड बहुत सारे पब्लिकेशन स्टडीज और पॉपुलेशन स्टडीज में बताया गया था दैट ऑलमोस्ट 1 in 4 deaths can be due to thrombosis or embolism. So it was so common even then. हुँ। हाँ, कोविड के बाद डेफिनेटली इट हैज बिकम स्टिल मोर कॉमन एंड इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग मोर यंगर पीपल एज वेल. हुँ। तो कोविड या इवन कोविड वैक्सीन से लैंसेट जैसे रेप्यूटेड जर्नल में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैट चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मे बी 2 to 3 times हायर. नॉर्मल भी ब्लड क्लॉट का एक चांस या पॉसिबिलिटी रहता है, बट बिकॉज ऑफ आइदर कोविड और कोविड वैक्सीन ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी वाज नोटेड टू बी वेरी हाई, ऑलमोस्ट 2 to 3 times. बट ये देखा गया था कि दैट हायर इंसिडेंस वाज मेनली द रिस्क वाज हाई फॉर द फर्स्ट 3 to 4 months. उसके बाद का बहुत ज़्यादा कोई लंबा बड़ा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. सो इनिशियली यस, बट अब कोविड ऑलमोस्ट चला गया है. सो अब कह सकते हैं कि नाउ कोविड इज स्टिल नॉट द लीडिंग कॉज फॉर ब्लड क्लॉट्स. 3 मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है हुँ। एंड इनको नाम दिया गया है फर्कोज ट्रायड. एक रूडोल्फ फर्को, नाम वी से शुरू होता है. ही वॉज अ वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट और इन्होंने 3 फैक्टर्स रियलाइज किए थे एंड दैट स्टिल होल्ड्स ट्रू टुडे. हुँ। इसमें से फर्स्ट है स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो. अगर ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, जो कई बार बेड रिडन अगर कोई है, कोई ज़्यादा चल फिर नहीं रहे हैं या फिर कोई और रीजन से इमोबिलाइज्ड है, इवन फ्रैक्चर के बाद इमोबिलाइज्ड है, दे आर ऑल रीजंस जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है. सो दैट कैन बी वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. हुँ। द सेकंड फैक्टर वाज कॉल्ड एज एंडोथेलियल इंजरी. मतलब जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग है एंडोथेलियम, दैट इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव वन. अगर उसमें कोई इंजरी है, दैट कैन बी आइदर ड्यू टू ट्रॉमा और ड्यू टू सर्जरी या फिर इवन कई बार ड्यू टू स्ट्रेस हुँ। एंड इवन फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग. जो एंडोथेलियम लेयर है ऑफ ब्लड वेसल्स वो कई बार थोड़ा डैमेज हो जाता है एंड दैट इज व्हेन ब्लड क्लॉट्स कैन फॉर्म. सो दैट इज द सेकंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. हुँ। एंड थर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कैन बी अ टेंडेंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं कि आइदर हेरिडिटरी और अक्वायर्ड ब्लड क्लॉटिंग की कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है. सम पीपल हैव इट इन फैमिलीज, मतलब फैमिली में ही फादर मदर ग्रैंडफादर किसी को भी अर्ली एज में हार्ट अटैक हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, पैर में क्लॉटिंग हुआ था and that thing is transmitted into their future generations. So blood clotting की एक टेंडेंसी होती है. सिमिलर अगर सिमिलरली किसी को कैंसर है, सो कुछ कैंसर्स में ये भी देखा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है. सो दैट इज एन अक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट. सो ये 3 फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर हो सकता है. समटाइम्स इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स और इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स डेवलप होते हैं. मैंने तो ये भी सुना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज़ इट ट्रू? वेरी वेल सेड. एंड कई बार अनरिकॉग्नाइज्ड है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्पेशली जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग है, दैट हुँ। हार्मोन itself can give rise to a chance of blood clotting. And estrogen containing pills जो कोई भी लेते हैं, there is always a 2 to 3% risk कि उनको blood clot develop हो सकता है. So it gives rise to a temporary, जब तक pills चल रही है तब तक blood
हाइपर कोएगुलेबल हो जाता है और तब क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एंड टू ऐड टू दैट, प्रेगनेंसी जिसमें हॉर्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग, तो इवन आफ्टर प्रेगनेंसी वी हैव सीन कि कुछ लेडीज में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, बिकॉज नॉट ड्यू टू पिल्स बट बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल्स तब हाई है, एंड दैट गिव्स राइज टू थ्रोम्बोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और समटाइम्स इवन आफ्टर डिलीवरी। ओह माय गॉड! तो आप ये कहना चाहते हो कि लेडीज़ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है या फिर प्रेग्नेंट है, उनको स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ डीवीटी हो सकता है। तो व्हाट वुड बी सम टिप्स दैट यू वुड गिव टू सच लेडीज़ एंड हेल्प देम अवॉइड डीवीटी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे रियलाइज कि क्या प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द फर्स्ट साइन जिसमें वो प्रॉब्लम अगर होता है तो अर्ली डायग्नोज कर ले। हुँ। प्रिकॉशंस में आई वुड डेफिनेटली एम्फसाइज कि उनको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू वॉक तो जो दूसरा फैक्टर है कि स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है। सेकेंडली, हाइड्रेशन, वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो इज एन एडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग थ्रोम्बोसिस। सो अगर आप पिल्स पे हैं और इफ समवन इज प्रेग्नेंट, देन टेकिंग केयर ऑफ वाटर इनटेक, मेकिंग श्योर कि आप एक्सरसाइज अच्छी तरह करते हैं। एडिशनली, पैर में अगर स्वेलिंग है देन मेक श्योर कि आप पैर को एलिवेटेड रखते हैं। दीज 3 टिप्स विल बी वेरी एसेंशियल एंड हेल्पफुल। और इसके साथ साथ फ्यू साइंस ऑफ डीवीटी जो अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर स्वेलिंग है पैर में एंड इसके साथ पेन बढ़ जाता है, हुँ। और एल्स पैर बिल्कुल टाइट होने लगते हैं, दे आर साइंस ऑफ डेवलपिंग डीवीटी। सो इन दैट केस मेक श्योर आप कोई वैस्कुलर सर्जन को जल्दी दिखा दें एंड गेट इट ट्रीटेड इन टाइम। मैंने ये भी सुना है कि सर्जरी के बाद थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। सो इज़ दैट अ टाइप ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन? सी, एनी टाइप ऑफ सर्जरी हुँ, कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस, करेक्ट, एंड एनी टाइप ऑफ सर्जरी इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। यस। कोई भी सर्जरी, वो छोटी हो बड़ी हो, बट इट इज अ स्ट्रेसफुल थिंग, नॉट जस्ट मेंटली बट फिजिकली ऑल्सो। एंड जैसे मैंने आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए, सर्जरी कोई भी हुई हो, एंड अगर सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद बेड रेस्ट ज़्यादा है, मोबिलाइजेशन फास्ट नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस में बी हाई। सो एज कंपेयर टू समवन जिसको सर्जरी नहीं हुई वर्सेस समवन जिसकी सर्जरी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इमोबिलाइज्ड है, द चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस इज हायर, एंड वी कैनॉट कॉल दिस एज अ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। ओके। हाँ, कुछ लोगों में अगर सर्जरी के दौरान एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड इंजरी, कंप्रेशन ऑफ वेन्स होती है, विच इज पॉसिबल। कई बार कोई बड़ी ट्यूमर सर्जरी है, कोई बोन सर्जरी है, कोई फ्रैक्चर सर्जरी है, कई बार कैंसर सर्जरीज है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज जिसमें आजू बाजू की वेन्स को थोड़ा बहुत कंप्रेशन, डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इटसेल्फ कैन इंक्रीज चांस ऑफ थ्रोम्बोसिस। हुँ। बट इट इज अ नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन, एंड रिकॉग्नाइज जितना जल्दी हो जाए देन इट कैन बी ट्रीटेड इन टाइम। तो अगर ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान किसी ब्लड वेसल में कुछ इंजरी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे वैस्कुलर सर्जन्स का क्या रोल होता है? कई बार एज वैस्कुलर सर्जन्स हमें सर्जरी के दौरान जाना पड़ता है या हेल्प करना पड़ता है, बिकॉज कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है, ट्यूमर है, कोई हुँ। बड़ा ट्यूमर है, या इवन इंजरीज है, ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है। वहाँ ब्लड वेसल्स जो होती है वो बिल्कुल वहाँ पर इंजर्ड या चिपकी हुई होती है, एंड जब वो ट्यूमर निकालते हैं हुँ। तब वो ब्लड वेसल्स की इंजरी है या अगर चिपकी हुई है, देन वी हैव टू आइदर रिपेयर इट, और हम वो पूरी वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कट करके वो इंजर्ड पार्ट को निकाल के दूसरा वहां पर ग्राफ्ट या आर्टरी या वेन रख के उसको हम वापस ब्लड फ्लो रीएस्टैब्लिश करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जहां वास्कुलर सर्जन की जरूरत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में पड़ सकती है। फिर तो आप सब पेशेंट्स में सर्जरी करके ब्लड क्लॉट्स निकालते होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, जिसको क्लॉट है हर एक को सर्जरी की जरूरत नहीं है। ओके। मेनी पेशेंट्स विथ थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म, उनको मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। मेडिसिन्स में वी यूज हेपेरिन हुँ। या लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, जो
ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेंट्स है, सो उससे भी काफ़ी सारे लोगों को मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। एडिशनली कुछ लोगों में जहाँ ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा बड़े हैं या फिर ब्लड क्लॉट्स की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है, वी यूज़ मेडिसिन जिनको हम थ्रोम्बोलाइटिक कहते हैं। वो एक्चुअली क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन हैं और वो भी हम दे सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी। हम्म। बट इन अ 10 to 15% ऑफ पीपल जिनको ब्लड क्लॉट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है या फिर उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हैं, देयर वी हैव टू डू आइदर सर्जरी टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स, एंड सर्जरी की तरह ही देर आर न्यूअर मेथड्स जिसको हम परक्यूटेनियस थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बो एस्पिरेशन कहते हैं। बहुत सारे नए डिवाइसेस हैं जो छोटे नीडल होल से आर्टरी या वेन के अंदर जाके वो ब्लड क्लॉट्स को हम खींच के निकाल सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी मेजर सर्जरी। अच्छा, तो ये जो क्लॉथ्स रिमूव करते हैं आप, उसकी एवरेज साइज़ क्या होती है? So the size of clot will depend कि कौन सी ब्लड वेसल में है। हुँ। सो वो ब्रेन से जो क्लॉट्स निकाले जाते हैं उनकी साइज और डायमीटर में भी 2 to 3 मिलीमीटर। हुँ। सिमिलरली अगर पैर की आर्टरीज में से हम ब्लॉकेजेस निकालते हैं, क्लॉट्स निकालते हैं, दे वुड बी अराउंड 5 to 6 मिलीमीटर्स। बट मेजर वेन्स में से अगर हम क्लॉट निकालते हैं, हुँ। दे में बी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर थिक। ओह! तो सबसे बड़ा ब्लड क्लॉट जो आपने अभी तक निकाला है, उसकी साइज़ क्या है? कई बार हम 5 to 6 मिलीमीटर के क्लॉट्स तो ऑलमोस्ट बहुत बार निकालते हैं, बट अगर मैं याद करूं कि सबसे ज्यादा बड़ा हुँ। इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड लेंथ, हुँ। तो वी हैव रिमूव्ड इन वन पेशेंट, आई रिमेंबर कि वी हैव रिमूव्ड ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉट हुँ। विच वाज ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर थिक। सो इतना मोटा, आपके थंब की साइज की चौड़ाई, एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉट्स वी रिमूव्ड। दैट वाज़ देयर इन दैट पेशेंट। That was there in that patient and it had to be removed because otherwise पैर में ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद हो गया था एंड द लेग वाज इन सच अ शेप कि उसे एम्पुटेशन की जरूरत पड़ सकती थी। व्हाट वुड हैव दैट पेशेंट डन कि उसको इतना बड़ा ब्लड क्लॉट था? टेस्ट्स हमने करवाए बट वी वर अनेबल टू फाइंड अ कॉज, क्योंकि अच्छा। कई बार कुछ जो हेरिडिटरी कॉजेज है फॉर डेवलपिंग ब्लड क्लॉट्स, इवन दो देर आर मेनी ब्लड टेस्ट जो डिटेक्ट करते हैं, हुँ। बट वी हैव सीन कि 50% लोगों में कई बार कोई डेफिनेट रीजन ही नहीं मिलता है कि क्यों क्लॉट डेवलप हुआ। एंड दिस सर्जरी वाज डन बिफोर कोविड, सो कोविड इसमें नहीं था। ओके। आपने ये भी मेंशन किया कि ब्लड क्लॉट्स बिना सर्जरी के आप निकाल सकते हैं, तो ये आप कैसे निकालते हैं? जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, हुँ। थ्रू नीडल पंक्चर हम आर्टरी या वेन के अंदर वायर्स, कैथेटर्स पास करते हैं और काफ़ी सारे डिवाइसेस है टू रिमूव दिस ब्लड क्लॉट्स। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में देयर में बी मोर देन 10 to 15 डिफरेंट कंपनीज जो अलग अलग नाम से ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं। इंडिया में यूज होने वाले कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। एक है एंजियोजेट, हुँ। पेनुम्ब्रा, सॉलिटेयर, क्लॉट ड्राइवर, एंड एक और नया आया है पेनुम्ब्रा लाइट, हुँ। विच इज यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स। अच्छा, तो अब एआई टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स? यस, एआई अब ब्लड क्लॉट रिमूव करने में भी काम आता है। पेनुम्ब्रा करके एक कंपनी है जिनका लाइटनिंग बोल्ट करके डिवाइस है, हुँ। एंड हाउ इट वर्क्स इज कि वो ब्लड क्लॉट को खींच के निकालने वाला है। बट जब ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं हुँ। और दे आर इन लार्जर ब्लड वेसल्स, बड़ी ब्लड वेसल्स में है, तो डेफिनेटली क्लॉट खींचने के साथ साथ काफी सारा ब्लड भी सक हो जाएगा, एंड इन दैट केस पेशेंट कैन लैंड अप विथ फर्दर प्रॉब्लम्स। सो सिर्फ क्लॉट निकाले और ब्लड को नहीं निकाले, उसके लिए दिस कंपनी हैज कम अप विथ अ डिवाइस जिसमें एआई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर असिस्टेड सक्शन होता है। सो इट कैन इवन डिफरेंशिएट की कंसिस्टेंसी से कि ये जो खींच रहा है, अगर ब्लड खींच रहा है देन इट विल स्टॉप वर्किंग। अगर क्लॉट है, जो क्लॉट बिल्कुल जेली जैसा होता है, तो वो क्लॉट को खींच के निकालेगा विदाउट रिमूविंग मच ऑफ ब्लड। सो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लॉट्स निकाले जा सकते हैं विदाउट रिमूविंग ब्लड फ्रॉम दैट वेसल। सो इट इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ been started using in many centers across the country.
It is amazing to know that AI and advanced technologies are being used in such intricate surgeries. तो क्या ये डिवाइस वेन्स और आर्टरीज दोनों में यूज होती है या फिर किसी एक में यूज होती है? Most of these devices are mainly helpful to remove fresh blood clots. So वो ज़्यादा commonly use होती है for vein clots and thrombosis. हम्म। कुछ specific indications में अगर artery में fresh clot है हम्म। तो ये devices के smaller versions can be used to remove artery clots. But arteries में apart from blood clots जैसे मैंने आपको पहले बताया था, it is usually a narrowing due to a plaque or atherosclerosis. So there are newer devices जो ये plaque को भी remove कर सकते हैं. And certain devices like atherectomy devices जो अलग अलग तरीके से वहां से अंदर वो plaque को shave off कर देते हैं. हम्म। This plaque is a hard material. It is not as soft as blood clots. So हर एक टाइम ये क्लॉट की तरह निकल के आसानी से आएंगे नहीं. दे हैव टू बी लिटरली शेवन. उसको वहां से अंदर से शेविंग जैसा करके ये मशीन्स और डिवाइसेस खींच के निकाल सकते हैं. हम्म। सो आर्टरीज में वी यूज डिवाइसेस विच आर कॉल्ड एज नॉट जस्ट थ्रोम्बेक्टोमी बट अथेरेक्टोमी. अथेरेक्टोमी का मीनिंग है कि अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक को रिमूव करना वहां से विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी. And by arteries, you mean arteries in the heart or anywhere in the body? So they can be used from brain arteries, coronary या heart arteries and the other arteries of the body as well. ओके। तो अब क्या ये डिवाइसेस के बाद एंजियोप्लास्टी और स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? See, these devices are an addition to angioplasty and stenting. करेक्ट। So कई बार जैसे blockages में बहुत ही hard plaque है हम्म। तो what was seen that even after angioplasty and stent वो plaque तो वहीं रहा. हम्म। So these things can be used in addition to angioplasty and stenting because Okay. इन डिवाइसेस से वहां पर शेव कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं एंड वी मेक अ पैसेज जिससे एंजियोप्लास्टी इजी हो जाए. सो दे आर यूजुअली यूज्ड इन एडिशन टू एंजियोप्लास्टी नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव. Okay, so that was so much information about blood clots, arteries, veins, etc. etc. Thank you, Dr. Sumit, for your expert insight और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए और हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ब्लड क्लॉट्स और ब्लॉकेजेस दोनों अलग-अलग चीज़ है। और ना एंडिंग नोट क्या आप हमारे व्यूअर्स को और कुछ कहना चाहेंगे? यस, सो आई होप ये सारे पॉडकास्ट अबाउट सर्कुलेशन, वेरिकोज वेन्स, ब्लड क्लॉट्स, ब्लॉकेजेस ये आपके काम आ रहे हैं. वी हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स फ्रॉम मेनी ऑफ यू कि आप इतनी अच्छी तरह हेल्थ इंफॉर्मेशन ला रहे हैं. Why don't you get other doctors into these podcasts? And I'm glad to tell you all कि हम कुछ ही टाइम में we will be coming up with more experts जिनसे हम जानेंगे about more health topics and how we can help you become healthier.